अब हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक इंपॉर्टेंट लॉ की, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है अगर आपके कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है, तो हम ऐसा कहते हैं। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू I होता है, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम V बराबर IR लिखते हैं, जहां पर कि R एक कांस्टेंट है जिसको आगे चल के हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V और I के बीच में कैसा रिलेशन होता है, लीनियर रिलेशन होता है। तो ऑब्वियसली जिन सर्किट्स में आपके ये लीनियर रिलेशन वैलिड होता है, केवल वहीं पे आप ओम्स लॉ की बात करते हो, उन्हें ही आप ओमिक सर्किट कहते हो। जहाँ पे ये फॉलो नहीं होता, जैसे कि आपके सेमीकंडक्टर एटसेट्रा, तो उन्हें आप नॉन ओमिक सर्किट बोलते हो, क्योंकि वहाँ वी और आई के बीच में रिलेशन जो है वो लीनियर नहीं रहता है। यहाँ आप देख सकते हो कि डायोड के केस में आपका लीनियर रिलेशन नहीं है, सेमीकंडक्टर के केस में आपका लीनियर रिलेशन नहीं है, टॉर्च बल्ब के केस में भी आपका लीनियर रिलेशन नहीं है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है सिंबल से। 1 ओम का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जैसा कि हमने देखा V बाय आई इज इक्वल टू आर, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर हम इसकी यूनिट लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस याद कर लें, ML2 T-3 A-2। अगर L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, R रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है जो कि करंट के परपेंडिकुलर है, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा रो L बाय A। यहाँ पे रो जो है उसको हम रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए बोला जाता है कि अगर हम ऐसा बोले कि हमारे कंडक्टर का लेंथ यूनिट है, एरिया भी यूनिट है, तो उस केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, कौन, रेजिस्टिविटी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट में जो हमसे पूछे जाते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो वायर का रेजिस्टेंस है वो उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उसकी रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिनमें कहा जाता है कि हमने वायर को स्ट्रेच किया है, तो वायर को स्ट्रेच करने पर अगर क्वेश्चन ये कहता है कि केवल लेंथ ऑफ वायर में चेंज हुआ है, तो रेजिस्टेंस का रेशो हम लिखेंगे L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। और अगर हम कहते हैं कि रेडियस ऑफ वायर चेंज किया है, तो रेजिस्टेंस का रेशो हम लिखेंगे L2 की पावर 4 अपॉन L1 की पावर 4। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें आपसे कंपैरिजन पूछा जाता है कि वायर को खींचने से पहले उसकी लेंथ ये थी, खींचने के बाद ये हो गई, तो आप पुराने और नए रेजिस्टेंस को कंपेयर करो। या आपको क्वेश्चन में कहा कि वायर की पहले रेडियस ये थी, खींचने के बाद रेडियस ये हो गई, तो अब आप रेजिस्टेंस जो है उसको कंपेयर करो। इसके अलावा हमारा रेजिस्टेंस जो है वो केवल ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने से नहीं बदलता है, वो टेम्परेचर के साथ भी बदलता है। कंडक्टर के केस में ये देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारा टी टेम्परेचर है केल्विन में, तो रेजिस्टेंस टी टेम्परेचर पे लिखा जाएगा आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, जहाँ पर कि आर नॉट हमारा रेजिस्टेंस है टेम्परेचर टी नॉट पे, और अल्फा यहाँ पे लिखा जाता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो बेसिकली हमें ये बताता है कि टेम्परेचर के साथ हमारे जो रेजिस्टेंस है उसमें चेंज किस तरीके से आ रहा है। और कंडक्टर के इसमें हम देते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ ग्राफ में भी आप देख सकते हैं इनके बीच का रिलेशन। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो डिक्रीज भी होता है लीनियरली विद टेम्परेचर, क्योंकि हमने कहा कि टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तो अगर टेम्परेचर कम किया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। हम ऐसा मानते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं। नेगेटिव टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़ीरो मिल सकता है। ये एक यूनिक कंसेप्ट है जो कि हम कहते हैं बहुत लो टेम्परेचर पे ही पॉसिबल होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि मरकरी के केस में ये एक ऐसे टेम्परेचर पे है जिसको इजीली अचीव किया जा सकता है। इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिस पर कि आपका कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टर का मतलब ये है कि उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। इस केस में कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, सर्किट में आपका जो करंट है वो लूप की फॉर्म में फ्लो करता ही रहता है इनफाइनाइट टाइम के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़ीरो। बेसिकली रेजिस्टेंस के होने का कारण क्या था कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो आपके चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं, चार्ज कैरियर कोलिजन करते हैं, कोलिजन में वो एनर्जी लॉस करते हैं, फिर उन्हें एक्सेलरेट करना पड़ता है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, आपकी बैटरी से, आपके सोर्स से। तो अल्टीमेटली आपका सोर्स जो है वो वर्क कर रहा होता है। लेकिन आप अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक अगर उसको ठंडा कर दोगे, तो फिर उस केस में ये जो कोलिजन से होने वाले लॉसेज हैं ये ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, केवल और केवल मरकरी के केस में देखा गया है कि ये किसी प्रैक्टिकल टेम्परेचर वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है।
और ये टेम्परेचर है 4.2 केल्विन, लेकिन 4.2 केल्विन भी जो है मरकरी के लिए वो भी बहुत कम टेम्परेचर है। अगर आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टिविटी थी, वो ड्रॉप करके कहाँ पहुँच गई, 0 पे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में और रेजिस्टिविटी के रिलेशन के बारे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी एटसेट्रा के साथ होता है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे रेजिस्टिविटी की ये डेफिनेशन आपके काम की है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को ऐसे भी, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको याद रखना चाहिए। इस रिलेशन से हमें पता लगता है कि करंट डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टिविटी जो है उसको किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोला जाता है, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस लेंथ, एरिया, रेडियस के साथ बदलता है, वैसे रेजिस्टिविटी आसानी से बदलने वाली चीज़ नहीं है। ये एरिया लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाँ, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इसका जो चेंज है वो हम ऑलमोस्ट ज़ीरो ही मानते हैं। बहुत ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर के साथ ही इसके अंदर वेरिएशन हम कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जो रेजिस्टिविटी का रेशो इन्वर्स होता है उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। तो जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा हुआ रेजिस्टिविटी, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी और इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कंडक्टेंस। और यहाँ यूनिट क्या होती है, तो जो आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट थी उसका ठीक उल्टा आप लिख देंगे। जहाँ रेजिस्टिविटी की यूनिट थी ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ओम इन्वर्स को MHO मतलब ओम को उल्टा करके लिख दिया, तो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टेंस की बात करते तो यूनिट क्या हो जाती, MHO, दैट इज ओम इन्वर्स। वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको रो का जो वैल्यू था वो क्या था, तो उसी बेस पे हम लिखते हैं करंट डेंसिटी का वैल्यू। करंट डेंसिटी को हम सिग्मा ई वेक्टर लिख सकते हैं। ये जो रिलेशन है इसको हम ओम्स लॉ भी कहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। इस चैप्टर में इसका जो यूज़ है वो कम आता है, लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ते हो तो वहाँ कंडक्टिविटी ऑफ होल्स, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे इस फॉर्मूले को आप देखेंगे कि वहाँ तक काम आता है। कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं NE² टाउ अपॉन m। मुश्किल नहीं है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने लिखी है वहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिखी और उसको उल्टा करके हमने कंडक्टिविटी का ये वैल्यू लिखा है। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिन पर अगर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो आपसे वो छूटना नहीं चाहिए। ऐसा ही एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी म्यू को डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका भी यूज़ हमको सेमीकंडक्टर में देखने को मिलता है। ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और ये 10⁴ टाइम्स होती है मोबिलिटी की प्रैक्टिकल यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यहाँ पे मोबिलिटी पॉजिटिव है, इसका वैल्यू, क्योंकि आपने देखा फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा है, तो इसलिए मैं हमेशा ड्रिफ्ट स्पीड बोलने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि उससे आपको जो फॉर्मूले हैं उनमें गलती होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। मोबिलिटी को हम रिलैक्सेशन टाइम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दैट इज E टाउ अपॉन m। टाउ जैसा आपको पता है रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो अब ओम्स लॉ और ओम्स लॉ के रिलेटेड जो डिफरेंट पैरामीटर्स थे, जैसे कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी एटसेट्रा, इन सब के बारे में जानने के बाद अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, R इक्वल टू रो एल बाई ए में जो रो है वो तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। जब तक प्रॉपर्टी आप मटेरियल को चेंज नहीं करोगे, रजिस्टिविटी का चेंज होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो हुआ वो आपकी लेंथ के प्रोपोर्शनल हुआ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि आपने वायर को n पार्ट्स में बांटा है इक्वल लेंथ के, तो आपकी लेंथ कितनी हो गई हर टुकड़े की, 1/n। अगर लेंथ पहले से आपने 1/n कर दी तो जो रेजिस्टेंस है हर टुकड़े का वो भी कितना हो जाएगा, 1/n, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर किसी गिवन मास ऑफ मटेरियल के लिए, यानी मास आपका कांस्टेंट है, अब आप उसमें क्या करते हो, लेंथ में, एरिया में या रेडियस में चेंज करते हो, यानी सेम मास का आप वायर ले रहे हो हर बार, लेकिन आप उसमें एरिया, लेंथ या रेडियस में चेंज कर रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेंथ के केस में आपको रेजिस्टेंस का जो चेंज है, रेजिस्टेंस को प्रोपोर्शनल लेना है L² के। तो अगर सपोज आपको कहा कि सेम मास का वायर है लेकिन लेंथ पहले से डबल ले ली, तो रेजिस्टेंस नया क्या होगा आप बता दोगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ क्या रिलेशन होगा, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/a² होगा। ये सारे रिलेशन आपके वैलिड है केवल कब, जब आपको क्वेश्चन ये बोले कि आप वायर का मास चेंज नहीं कर रहे हो। अगर रेडियस के अंदर वेरिएशन आता है तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ के साथ चेंज होगा।
अगर हम कहते हैं कि हमने वायर को स्ट्रेच किया, तो वायर को स्ट्रेच किया तो मैंने आपको बताया वायर को स्ट्रेच किया लेकिन मास नहीं बदला, तो रेजिस्टेंस जो है वो L की पावर 2 के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर आपने लेंथ डबल कर दी, तो आपने लेंथ डबल कर दी तो कितने टाइम्स कर दिया रेजिस्टेंस, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया। अगर आपने लेंथ को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस पहले का 1/4 हो गया। अगर आप वायर को ट्विस्ट करते हो यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या रेडियस को चेंज करते हो तो उसका वेरिएशन यहाँ से आप लिख सकते हो। इसी तरीके से आपको कहा कि स्मॉल परसेंटेज चेंज अगर हम लेंथ में देखते हैं, तो जैसे आपको कहा कि 5% के अंदर का चेंज है, तो उस केस में आप क्या करोगे, परसेंटेज चेंज के जो क्वेश्चन होते हैं कि आपको आप कहा कि लेंथ में इतना परसेंट चेंज किया, तो वहाँ आपसे पूछा कि रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज होगा, तो आप देख सकते हो लेंथ में जो भी परसेंट चेंज हुआ उसको डबल कर दीजिए, वो आपके रेजिस्टेंस का परसेंट चेंज हो जाएगा। या आपको कहा स्मॉल परसेंट चेंज इन रेडियस किया है, तो रेडियस में जो भी चेंज किया है अगर वो 5% के अंदर है तो आप उसको 4 टाइम्स कर दीजिए, वो रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहा कि हमारे पास रेजिस्टेंस वायर था, आधे को हमने स्ट्रेच किया, डबल लेंथ के कर दिया, आधे को हमने ट्विस्ट किया ताकि उसकी थिकनेस जो है वो डबल हो जाए। तो उस केस में भी अगर हमसे रेजिस्टेंस पूछा जाए तो हम लेंथ का वेरिएशन डबल वाला लगाएंगे, तो हमने रेजिस्टेंस का यहाँ पे लेंथ डबल करने का इफेक्ट क्या होगा, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर था, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/A की पावर 2 था। तो अब रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, आपने वायर आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस दोनों टुकड़ों का R/2 एक टुकड़ा जो था आपने उसको खींच के उसकी लेंथ डबल कर दी, लेंथ डबल कर दी यानी R/2 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। और दूसरा जो टुकड़ा था उसमें क्या किया आपने, एरिया जो था वो डबल कर दिया, एरिया डबल कर दिया तो आपने क्या किया यहाँ पे, सॉरी थिकनेस डबल कर दिया आपने, तो थिकनेस डबल के केस में आपका R क्या हो जाएगा, R/16। एरिया डबल करते तो R/4 और थिकनेस डबल कर दिया तो R/16, तो R/2 आपके दो टुकड़ों के रेजिस्टेंस हो गए। लेंथ जिसमें आपने डबल करी थी उसमें पावर 2 से आपका वेरिएशन हो गया, जहां आपने उसको ट्विस्ट करके थिकनेस डबल किया था वहां पे आपका वैल्यू 1/16 रह गया। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन खूब सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको कहा कि रेशो ऑफ लेंथ आपको दिया हुआ है, रेशो ऑफ मासेस दिया हुआ है, अगर आपसे पूछ लिया रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ द वायर बताओ, मटेरियल प्रोवाइडेड सेम है, तो उस केस में आप डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हो कि आपका जो रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस होगा R1 R2 R3 तीनों वायर के लिए वो क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर अपॉन M1, L2 स्क्वायर अपॉन M2, L2 स्क्वायर अपॉन M3। Please like, share and subscribe my channel. Press bell icon for important notifications and update ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल ID यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।